आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत के भविष्य की एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में एक नई उम्मीद जगा दी है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज और दुनिया की प्रमुख एरो इंजन कंपनी रोल्स रॉयस अब भारत में एक इंडिजिनस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में साथ आ रही हैं। और दोस्तों, इस खबर को सिर्फ एक सामान्य कॉर्पोरेट पार्टनरशिप समझना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि एमका भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बनने जा रहा है। लेकिन 5th जनरेशन फाइटर की असली ताकत सिर्फ उसके स्टेल्थ या वेपन में नहीं होती है, उसका इंजन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो सवाल ये है कि क्या रिलायंस और रोल्स रॉयस की ये पार्टनरशिप भारत को अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर इंजन के करीब ले जा सकती है? क्या भारत भविष्य में विदेशी इंजन पर अपनी निर्भरता कम कर पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ये एमका के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। पहले हम बात करते हैं इस अनाउंसमेंट की। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोल्स रॉयस ने एमका प्रोग्राम के लिए एक सोवरेन इंडिजिनस कॉम्बैट इंजन की दिशा में पार्टनरशिप एक्सप्लोर करने का स्ट्रेटेजिक इंटेंट जाहिर किया है। यानी दोनों कंपनियां भारत में एडवांस फाइटर इंजन कैपेबिलिटी विकसित करने की संभावनाओं पर काम करना चाहती हैं। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ करना जरूरी है कि ये घोषणा अभी ये नहीं कहती है कि एमका का फाइनल इंजन तैयार हो गया है या प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। ये फिलहाल एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट टू पार्टनर है, और इसके बावजूद ये घोषणा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें भारत में इंजन इकोसिस्टम को एंड टू एंड विकसित करने की बात कही गई है। और सवाल आता है कि रिलायंस और रोल्स रॉयस एक साथ मिलकर आखिर कैसे काम करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये पार्टनरशिप के तहत दोनों कंपनियां भारत में एक डेडिकेटेड एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करेंगी। और इसका उद्देश्य पावर और propulsion टेक्नोलॉजी के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस तैयार करना बताया गया है। यानी लक्ष्य केवल किसी विदेशी इंजन को भारत में असेंबल करना नहीं है, लक्ष्य इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, प्रोडक्शन और थ्रू लाइफ सपोर्ट जैसी कैपेबिलिटीज़ को भारत में विकसित करने की कोशिश की जाएगी। और अगर ये योजना सफल होती है तो भारत के पास फ्यूचर में एडवांस एरो इंजन टेक्नोलॉजी के लिए एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस तैयार हो सकता है। अब समझते हैं कि फाइटर इंजन भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है। देखिए, भारत ने फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में पिछले कुछ दशकों में काफ़ी प्रगति करी है और तेजस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन एयरक्राफ्ट बनाने और उसके लिए हाई एंड परफॉर्मेंस इंजन बनाने में बहुत बड़ा अंतर है। एक मॉडर्न फाइटर इंजन में हज़ारों कंपोनेंट्स होते हैं और उसे एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर पर लगातार काम करना पड़ता है। इसके अंदर कंप्रेशर, कंबशर, टरबाइन और अन्य एडवांस सिस्टम भी होते हैं। और सबसे कठिन टेक्नोलॉजीज में हाई एंड टेम्परेचर मटेरियल्स, टरबाइन ब्लेड्स और कूलिंग सिस्टम और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक शामिल हैं। एक फाइटर इंजन को लंबे समय तक हाई थ्रस्ट देने के साथ साथ रिलायबल भी रहना पड़ता है। और यही वो क्षेत्र है जहां पर दुनिया के कुछ ही देशों ने पूरी तरीके से मैच्योरिटी हासिल करी है। अब एमका को ही देखिए, एमका कोई सामान्य फाइटर तो है नहीं। इसे भारत के फ्यूचर 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और इससे जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, इंटरनल वेपन कैरिज है, एडवांस सेंसर और एवियोनिक्स के साथ साथ नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी टेक्नोलॉजीज को शामिल करने की दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन इन सभी सिस्टम को पावर देने के लिए एयरक्राफ्ट को एक अत्याधुनिक इंजन चाहिए, और यही कारण है कि एमका प्रोग्राम में इंजन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अगर एयरक्राफ्ट भारत में बन रहा हो तो उसका सबसे महत्वपूर्ण propulsion सिस्टम पूरी तरीके से विदेशी डिपेंडेंसी पर आधारित हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पूरी तरीके से अधूरी भी रह सकती है। यहीं पर रिलायंस और रोल्स रॉयस की पार्टनरशिप महत्वपूर्ण बन जाती है। रोल्स रॉयस के पास एडवांस propulsion टेक्नोलॉजी और इंजन डेवलपमेंट का लंबा अनुभव है। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस के पास भारत में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, सप्लाई चेन स्केल और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का अनुभव है। यानी दोनों कंपनियां अलग अलग स्ट्रेंथ को कंबाइन करने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ एडवांस इंजीनियरिंग और propulsion एक्सपर्टीज़ है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल स्केल है। अगर कॉम्बिनेशन सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है तो भारत में एक नया एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार हो सकता है। लेकिन क्या इसका फ़ायदा सिर्फ एमका को मिलेगा? संभव है कि इसका प्रभाव इससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि एक बार भारत में एडवांस जो गैस टरबाइन और एरो इंजन इकोसिस्टम तैयार हो जाता है तो फ्यूचर में इसके टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कई दूसरे प्रोग्राम में भी किया जा सकता है। फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए और दूसरे एरोस्पेस प्लेटफॉर्म्स हो गए, इनके लिए भी इंडिजिनस propulsion टेक्नोलॉजी विकसित करने की जो क्षमता है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा सिविल एरोस्पेस हो गया
और अन्य पावर तथा प्रोपल्शन सिस्टम में भी कोलैबोरेशन के अवसर खुल सकते हैं। यानी एमका इंजन प्रोग्राम एक ब्रॉडर इंजन एरोस्पेस इकोसिस्टम की शुरुआत बन सकता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या रोल्स रॉयस भारत को अपनी पूरी इंजन टेक्नोलॉजी दे देगा? इसका जवाब अभी निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता है। और किसी एडवांस फाइटर इंजन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत सेंसिटिव विषय होते हैं। इसीलिए आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि एक्चुअल जो अभी एग्रीमेंट है इसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग, डिज़ाइन अथॉरिटी, मैन्युफैक्चरिंग राइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या व्यवस्था मिलती है। क्योंकि असली आत्मनिर्भरता तभी मानी जाएगी जब भारत के इंजीनियर्स और इंडस्ट्रीज़ केवल इंजन मैन्युफैक्चरिंग ही ना करें बल्कि समय के साथ उसे समझें, मॉडिफाई करने और फ्यूचर जनरेशन के इंजन खुद डेवलप करने की क्षमता भी हासिल करें। और दोस्तों, भारत के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही भारत के लिए सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर भारत केवल लाइसेंस प्रोडक्शन करता है तो डिपेंडेंसी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अगर भारत धीरे धीरे डिज़ाइन कैपेबिलिटी, मटेरियल टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज हासिल करता है तो आने वाले वर्षों में स्थिति पूरी तरीके से बदल सकती है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां भारत सिर्फ एयरक्राफ्ट असेंबल ना करे बल्कि एयरक्राफ्ट के सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट इंजन में भी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करे, और यही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने भी पार्टनरशिप के बारे में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के सोवरेन कैपेबिलिटी की बात कही है। और वहीं रोल्स रॉयस के सीईओ टूफन ने भी इसे भारत में एक रोबस्ट और सेल्फ रिलायंस एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बहुत बड़ा माइलस्टोन बताया है। इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि दोनों कंपनियां जो हैं इस कोलैबोरेशन को सिर्फ एक शॉर्ट टर्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के रूप में नहीं देख रही हैं बल्कि लॉन्ग टर्म एरोस्पेस कैपेबिलिटी बनाने की दिशा में देख रही हैं। लेकिन हमें यहाँ रियलिस्टिक भी रहना होगा। फाइटर इंजन डेवलपमेंट कोई आसान काम नहीं है। इंजन को डिज़ाइन करने के बाद प्रोटोटाइप बनाना होगा, फिर ग्राउंड टेस्टिंग होगी और उसके बाद अलग अलग ऑपरेटिंग कंडीशन में टेस्टिंग करनी होगी, और फिर एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन, फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन जैसी प्रक्रियाएं होंगी, और इन सभी चरणों में कई साल लग सकते हैं। इसलिए आज पार्टनरशिप की घोषणा को यह देखकर यह कहना कि भारत का इंडिजिनस एम का इंजन तैयार हो गया है गलत होगा, लेकिन यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि भारत ने एक महत्वपूर्ण दिशा में कदम जरूर बढ़ाया है। तो आने वाले वर्षों में ये पार्टनरशिप एक सक्सेसफुल इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम में बदलती है तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। कल्पना कीजिए कि एक तरफ भारत का अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हो, वहीं दूसरी तरफ भारत में विकसित एक हाई परफॉर्मेंस इंडिजिनस इंजन हो, और इस स्थिति में भारत की फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटी एक बिल्कुल नए स्तर तक पहुंच सकती है, और इससे भारत को भविष्य में विदेशी सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज से निपटने में भी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोल्स रॉयस की ये अनाउंसमेंट सिर्फ दो कंपनियों की पार्टनरशिप नहीं है, ये भारत और उसकी लंबी कोशिश का एक और कदम है जिससे देश में फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें आगे ले जाएगी। और भी बहुत कुछ अभी तय होना बाकी है कि अब यहाँ पर देखना ये है कि एक्चुअल एग्रीमेंट क्या होगा, टेक्नोलॉजी शेयरिंग कितनी होगी, इंजन का फाइनल डिज़ाइन क्या होगा और डेवलपमेंटल टाइमलाइन क्या होने वाली है, और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या ये इंजन समय पर एमका प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट पूरा कर पाएगा। और बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें भविष्य में मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।